MPPSC 2020 का पेपर 1 का जो खंड आ है उसका एक प्रश्न हमने यहाँ पे लिया है। ये प्रश्न हमने अपने टेलीग्राम चैनल विजिल IAS इंदौर पर भी अपलोड किया था और इस प्रश्न के उत्तर को हमारे जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया और मैं रोज़ ऐसे कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करके डाल रहा हूँ और आपकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत कर रहा हूँ, है ना। अभी कई अभ्यर्थियों का ये फ़ोन आया है कि सर आप जब ये लिखते हैं इतना अच्छा तो आप एक इसका लाइव आंसर राइटिंग क्लास भी शुरू करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने विजिल IAS संस्थान के माध्यम से आपको लाइव आंसर राइटिंग क्लास के साथ साथ हम पूरा 1 से लेकर के 6 पेपर का आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड करेंगे और वो भी बहुत ऐसा कंसाइज नोट्स है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा 60-70% काम हो गया है, बस आपको केवल रिवीजन करना है और थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस करना है और आपको जो ऐसा लगता है कि उस नोट्स में ये टॉपिक कवर नहीं है तो उसको आप एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स के तौर पर आप एक अलग नोटबुक में उसको लिख सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जब आप ये करेंगे तो आपको खुद फीलिंग आएगा। देखिए, हम इस प्रश्न को सबसे पहले पढ़ेंगे, प्रश्न को हम डिकोड करेंगे और फिर प्रश्न का हम उत्तर फ्रेम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, इसकी जो पेपर 1 पार्ट ए का 3.2 का ये प्रश्न है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.2 में ये क्वेश्चन आया था और ये 200 शब्दों में पूछा गया था और इस प्रश्न को आपको लिखने का क्या तरीका, आपने कुछ बच्चों ने लिखा भी होगा 2020 का, वो भी इसको समझ लेंगे और कंपैरिजन भी कर पाएंगे वो कि उन्होंने कैसा लिखा था और लिखना कैसा चाहिए था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा उत्तर ही सर्वश्रेष्ठ है ना, आप भी हमसे बेटर लिखे होंगे, लेकिन फिर भी एक मॉडल आंसर हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया है, उसको जान लेते हैं उसकी क्या खूबियाँ हैं, उसमें हमने किन बातों को शामिल किया है जिससे आपका जो प्रश्न है उसकी गुणवत्ता बढ़ गई है। दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। इस कथन के आधार पर औरंगजेब की दक्षिण नीति की विवेचना कीजिए। अब सबसे पहले आपको टॉपिक पकड़ना है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है औरंगजेब की दक्षिण नीति। आप सबसे पहले टॉपिक को पकड़ा करिए, है ना, कि किस विषय पर प्रश्न पूछा गया है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने प्रश्न पढ़ते ही साथ औरंगजेब की आप दक्षिण नीति लिखने लग गए, तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। अब आपको दूसरी बातें समझना है यहाँ पे कि इसमें कंडीशन क्या दी गई है, यानी प्रश्न की मांग क्या है, प्रश्न की शर्तें क्या है। तो देखिए, यहाँ पे 2 बातें यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अगर ये आप 2 बातों को यहाँ पे मिस कर देंगे तो आपका जो उत्तर है वो गलत दिशा में जा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है विवेचना कीजिए, है ना। विवेचना यानी डिस्कस करना है ना। एक शर्त इसकी ये भी है और एक शर्त ये है कि आपको ये बताना है कि दक्षिण के नासूर ने, है ना। तो इन दोनों बातों को सम्मिलित करते हुए आपको इस प्रश्न का उत्तर बनाना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आप इंट्रो बनाएंगे। देखिए, किसी भी प्रश्न के उत्तर का इंट्रो ब्रेन होता है, हमेशा याद रखिए, क्योंकि इंट्रो पढ़ते ही साथ आपका जो एवेल्युएटर है, मूल्यांकन करता है, वो तुरंत समझ जाता है कि आप में कितनी लिखने की क्षमता है, कितनी पोटेंसी है आपके अंदर, है ना। और दूसरी बात ये है कि आपका जो इंट्रो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप उसमें सब कुछ बता दें या आपका इंट्रो काफ़ी बड़ा हो जाए, है ना। इन सभी बातों पर अभी हम अपने लाइव आंसर राइटिंग सेशन में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम इस प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और जानते हैं कि उसमें क्या बातें अच्छी हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको ये जो कथन दिया है, अगर आपको जानकारी है कि ये किसने कहा है, अगर आप ये उल्लेख कर देते हैं वहाँ पे,
तो आपका जो उत्तर है वो प्रश्न की डिमांड से कनेक्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये बात है, देखिए ये बात जो कही है वो जदुनाथ सरकार जी ने कही है ना। तो मैंने सबसे पहले लिखा, अब जदुनाथ सरकार ने, इन्होंने जो बात कही है वो तो इन्होंने आधी बात कही है। जदुनाथ सरकार ने पूरी बात क्या कही है कि जिस प्रकार स्पेन के नासूर ने नेपोलियन का विनाश कर दिया, उसी प्रकार दक्षिण के नासूर ने औरंगजेब का विनाश कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपको केवल दूसरा पार्ट दिया गया है ना, पहले वाले पार्ट पर आपको कोई भी विचार नहीं करना है ना, ये तो तुलना की गई है। तो अब यहाँ पर बात आती है नासूर, वो भी कहाँ का, दक्षिण का नासूर है ना। तो देखिए अगर आप नासूर को, अब नासूर आपको समझ में नहीं आएगा हिंदी में इसका मतलब क्या है, और नासूर का मतलब अगर आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखेंगे तो उसमें कैंसर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कैंसर। अब सबसे पहले क्या करिए आप, चूंकि अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम लर्न कर रहे हैं चीज़ों को, तो हमको यहाँ पे इस वर्ड को लिख लेना चाहिए, कैंसर वर्ड को, है ना, कि ये कैंसर का मतलब क्या होता है। पहले हमें ये समझना है नासूर, फिर हमें ये समझना है कि विवेचना का मतलब क्या है ना। विवेचना आपको बताता है कि आप प्रश्न का विस्तार कैसे करेंगे, उत्तर का आप विस्तार कैसे करेंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कैंसर लिखा हुआ है। आप जानते हैं कि जब किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है तो धीरे धीरे वो एक कोशिका के बाद दूसरी कोशिका को, तीसरी कोशिका को संक्रमित करता जाता है और पूरे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट कर देता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को नष्ट कर देता है, शरीर को जर्जर बना देता है, शरीर को अशक्त बना देता है। अब आपने ये डिकोड कर लिया नासूर, ओके। अब इसी बात को फिट करना है औरंगजेब की दक्षिण नीति में, राइट। तो अब देखिए, अब जब आप फिट करेंगे तो आपको ये बताना है कि जब औरंगजेब प्रारंभिक अपने शासन वर्षों में उत्तर भारत पर नियंत्रण कर लेता है तो वो अपने पश्चातवर्ती काल में, जो कि अगले 25 वर्ष उसके शासन काल के होते हैं, वो सोचता है कि क्यों ना हम दक्षिण भारत पर भी विजय करें, है ना। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि ये उत्तर भारत पर नियंत्रण के बाद दक्षिण भारत पर जब वो नियंत्रण करता है तब उसको क्या क्या परेशानियां आती हैं, उसकी शासन व्यवस्था कैसे कमज़ोर होती जाती है, कैसे जर्जर होती जाती है, इन सभी बिंदुओं को एक एक करके बताना है। अब देखो, मैं यहाँ पे सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ कि एक एक करके बताएंगे तभी वो विवेचना कहलाएगी। विवेचना का मतलब क्या होता है, पड़ताल करना, कि यानी जो दक्षिण की नीति थी औरंगजेब की, उसको हम बिंदुवार तरीके से बताएंगे कि कैसे वो औरंगजेब के शासन प्रबंध को जर्जर कर देती है, कमजोर कर देती है, और आने वाले जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनका पतन हो जाता है। ये सब बातें हमको शामिल करना है। अब आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना कैसे, देखिए अब इसके लिखने का तरीका देखिए। उपरोक्त कथन का आशय जिस प्रकार नासूर या कैंसर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को घटाकर उसे जर्जर बना देता है, ठीक उसी प्रकार, अब ध्यान से समझिए, ठीक उसी प्रकार निरंतर संघर्ष औरंगजेब की दक्षिण नीति का, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ, शासन व्यवस्था को, अब देखिए यहां पे शासन व्यवस्था को कमजोर और जर्जर बना देता है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, अब यहां ये टेक्निकल बात है, क्योंकि अब देखिए क्योंकि के बाद हमने ब्रैकेट में लिखा है विवेचना, क्योंकि जब हम किसी चीज को जस्टिफाई करते हैं तब वहां पे हम क्या करते हैं, उसको डिटेल्स में बताते हैं, तथ्यों के साथ बताते हैं, साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत करते हैं। तो वही बात हमने यहाँ पे कही। अब हम यहाँ पे एक एक करके सब चीज़ों को बता रहे हैं। जैसे देखिए, अपने शासन काल के प्रारंभिक वर्षों में वह उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद दक्षिण भारत की नीति अपनाता। देखिए विषय को कैसे खोलना है, कैसे स्टार्ट करना है ना। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ बताया है, अब इसको जस्टिफाई करना है।
उसके दक्षिण भारत अभियान, अब देखिए यहाँ से तथ्यात्मक और साक्ष्यों के साथ में बात रख रहा हूँ अपनी, मराठों, बीजापुर और गोलकुंडा के विरुद्ध होती है। तो दक्षिण भारत के जो उसके अभियान होती हैं वो इन तीन जो वहाँ पे प्रांतीय शासन व्यवस्थाएं होती हैं उनके खिलाफ होता है, और वो ये सोचता है कि अगर इनको हमने विजित कर लिया तो हम संपूर्ण भारत पर विजित कर लेंगे, विजय प्राप्त कर लेंगे। तो इस स्लाइड का जो शेष उत्तर है वो मैं आपको आगे बताता हूं। ये देखिए, अब हमने अगला पॉइंट क्या बताया कि वो बीजापुर और गोलकुंडा पर क्यों विजय हासिल करना चाहता था। देखिए, आपको ये प्रश्न पूरा तार्किक तरीके से लिखा गया है। तर्क ही नहीं है बल्कि इसमें तथ्य भी है। तथ्यों और तर्कों का समावेशन देखिए आप, है ना। क्योंकि औरंगजेब सुन्नी मुस्लिम होता है, इसलिए वह बीजापुर और गोलकुंडा की शिया सल्तनत को फतह करना चाहता है, जीतना चाहता है। समझ में आया। फिर उसके बाद बीजापुर और गोलकुंडा को वो जीत भी लेता है और अपने साम्राज्य में मिला भी लेता है। लेकिन इससे बीजापुर और गोलकुंडा के जो सुल्तान होते हैं वो असंतुष्ट हो जाते हैं, वो औरंगजेब के विरुद्ध हो जाते हैं। जब वो औरंगजेब के विरुद्ध हो जाते हैं तो वो एक महत्वपूर्ण शक्ति जो दक्षिण भारत की होती है, मराठा, उनके साथ वो एक अलायंस बना लेते हैं या मराठों का वो अप्रत्यक्ष समर्थन करने लगते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम यह होता है कि जो मराठे होते हैं वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे फिर बात आई मराठों के शक्तिशाली होने की, कि गोलकुंडा और बीजापुर सल्तनत के समर्थन के कारण मराठों का उत्साह बढ़ जाता है और वह औरंगजेब के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने में कामयाब होते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ कह रहा हूँ निरंतर संघर्ष, यही कैंसर है, यही नासूर है कि वो मराठों पर मरते दम तक नियंत्रण नहीं कर पाता है। ओके, दूसरी बात कि मराठों ने उलझा रखा है उसको। दूसरी तरफ जो राजपूताना की प्रांतीय शासक होते हैं वो भी विद्रोह कर देते हैं उत्तर भारत में, है ना। तो अब उससे स्थिति संभलती नहीं है और इसी बीच उसकी डेथ हो जाती है। अब आगे देखिएगा कि मराठों में ये जो संघर्ष की प्रेरणा आती है औरंगजेब के विरुद्ध, वो कहाँ से आती है? तो वो आती है, सबसे बड़ी बात उनकी होती है देशभक्ति, और दूसरी बात होती है उनकी गोरिल्ला पद्धति, और एक बात होती है उनकी हिंदूशाही। ये तीनों बातें मिलकर के मराठों को बहुत मजबूती प्रदान करती हैं और वो औरंगजेब के नाक में दम कर देते हैं। आगे अब क्या होता है कि औरंगजेब दक्षिण के अभियानों में व्यस्त हो जाता है। अब देखिए, दक्षिण की जो व्यस्तता होती है वो उत्तर भारत पर क्या प्रभाव डालती है? वो उत्तर भारत पर यह प्रभाव डालती है कि प्रांतीय जो शासक होते हैं वो विद्रोह शुरू कर देते हैं, और जब उनके विद्रोह शुरू हो जाते हैं तो औरंगजेब भागकर दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाता है, उत्तर भारत से फिर दक्षिण भारत आता है। अब बताइए, ऐसा करने से सैन्य खर्च बढ़ेगा, राजस्व की हानि होगी, और उसके जो सैनिक हैं उनकी भी इस संघर्ष में मृत्यु होगी। ये सब एक जनधन की जो बड़ी क्षति होती है, और सबसे बड़ी बात उसकी जो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था होती है उसमें सारे पावर्स वो अपने पास रखता है। अब जब वो दक्षिण भारत है तो उत्तर भारत में कौन संभालेगा, क्योंकि उसको किसी पर विश्वास नहीं होता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि केंद्रीय शासन व्यवस्था उसकी चरमरा जाती है। अगली बात, उत्तर भारत में लगातार विद्रोह होते रहते हैं, दक्षिण भारत के अभियान जो होते हैं उनसे सैन्य खर्च में वृद्धि होती है, जिससे उसका राजकोष खाली हो जाता है। और इस प्रकार आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अगर लगातार युद्ध की स्थिति में है तो उससे जो आजीविका के साधन हैं वो भी प्रभावित होते हैं। कृषि उद्योग, धंधे, शिल्प उद्योग सब नष्ट हो जाता है। इन सब का परिणाम क्या होता है, अब वो हमने यहाँ पे बताया है निष्कर्ष में। आप निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िए। अभी तक हमने जो आपसे डिस्कस किया वो विवेचना थी, ये ध्यान रखिए। विवेचना जो थी उसमें आपको जो क्वेश्चन का बॉडी पार्ट था उसमें विवेचना करनी थी।
ओके, विवेचना का मतलब पड़ताल। कुल मिलाकर औरंगजेब की दक्षिण विजय की नीति मुगल वंश के पतन का मुख्य कारण साबित होती। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मुख्य कारण। आपने देखा होगा कि औरंगजेब के बाद कोई भी ऐसा योग्य शासक नहीं आता है कि जो औरंगजेब के स्थापित साम्राज्य को मेंटेन कर सके, उसे संभाल सके। तो ये प्रश्न का मैंने आपके साथ उत्तर डिस्कस किया। फ्रेंड्स, इसी प्रकार के जो हमारे और भी कई लाइव सेशन आपके साथ होंगे जिसमें हम आपके साथ इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अभी हमने ये सोचा है कि एमपीपीएससी 2020 के जो पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक जो थोड़े से कठिन प्रश्न हैं या अब आप लोगों को जो थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस लगते हैं वो क्वेश्चंस हम सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे।